हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक चैप्टर अब खत्म हो चुका है। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने क्या समझा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपने सब पढ़ा था। अगर आपको पुराना याद कराया जाए, थोड़ा सा रिकॉल किया जाए, तो क्या पढ़ा था आपने? कि आपने ये समझा था कि जब आपका इससे पहले आपने जब पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा था क्या उसका रिवर्स फिनोमेना भी हो सकता है? तो आपने देखा था, यस हो सकता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकती है। इसी पूरे फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया था, और इसके जरिए हमने करंट जनरेट करके भी देखी थी। तो वो जो डिवाइस जो करंट जनरेट करता है, उस डिवाइस को नाम दिया था जनरेटर, और उस डिवाइस की वर्किंग को समझा था। और हमने एसी डिवाइस, एसी जनरेटर की वर्किंग को समझा था। तो जो आपका करंट प्रोड्यूस हुई थी वो भी कौन सी थी? ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुई थी। अब आपको तब भी बताया था मैंने, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में एक डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है बच्चों? जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, और जबकि आपकी डायरेक्ट करंट जो होती है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपका उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि जैसे कि आपसे कह दिया जाए, ये आपके पास आई की वैल्यू है, एक वैल्यू दे रखी है आपको 2 एम्पियर, और एक वैल्यू दे रखी है आपको 2 साइन ओमेगा टी एम्पियर। आपसे पूछा है बच्चों, बताओ भाई कौन सी करंट ऑल्टरनेटिंग है और कौन सी करंट इसमें डायरेक्ट है? तो बच्चा बड़ा आराम से कह देगा, सर ये वाली करंट तो हमारी डीसी करंट है, ये हमारी एसी करंट है। क्यों है भाई एसी और वो डीसी? देखो, इसमें टाइम का कुछ लेन देन ही नहीं है, वो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये करंट की वैल्यू हमारे हमारी हमेशा सेम रहने वाली है। तो वहीं इस वाली करंट में टाइम आ गया, ओमेगा टी, टी फॉर टाइम। टाइम है तो टाइम पे डिपेंड करेगी। और क्योंकि साइन का फंक्शन है, और साइन और कॉस ऐसे हार्मोनिक फंक्शन होते हैं जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, जिनकी वैल्यू लगातार कंटिन्यूसली चेंज होती है। तो इसका मतलब ये करंट हमारी ऑल्टरनेटिंग है, ये करंट हमारी डायरेक्ट है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का अगर ग्राफ बनाया जाए इसी का, या तो कैसे बनता है? ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये प्लस, ये माइनस, ये जीरो, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये कंप्लीट 2 पाई। देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरह से पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना एंगल कवर करती है? 360 डिग्री का। ठीक है, इसको अभी हम बताएं, अगर कि ये है आपका करंट का मैग्नीट्यूड, और ये ग्राफ है आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको फेजर डायग्राम कहते हैं। अभी आप आगे इसी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ोगे। तो हमने करंट को टाइम के साथ कंपेयर किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ T/2 भी में T/2 तो सॉरी यहाँ पे आएगा है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आपको फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये कितने कितने एंगल पर कितनी कितनी वैल्यू आएगी वो अभी अभी आगे समझेंगे। कि इतनी बात समझने वाली क्या थी कि ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसा आता है और डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। जैसे कि ये लिख दिया 2 एम्पियर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। देखो, ये वैल्यू आपकी आपकी बनी रहेगी, स्टेडी बनी रहेगी, माने इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टाइम के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक, ओके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो अगर ध्यान से देखें तो एक साइकिल पॉजिटिव रह गई, एक साइकिल नेगेटिव रह गई। हुआ क्या ऑल्टरनेटिंग करंट में? सबसे पहले हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट की वैल्यू जीरो से उठ के मैक्सिमम पहुंची, मैक्सिमम से फिर जीरो हुई, फिर मिनिमम गई, मतलब मिनिमम कह सकते हैं, या फिर दूसरे फेज में गई,
तो यहाँ जीरो से मैक्सिमम हुई, फिर मैक्सिमम से जीरो हुई। अब इस वाले फेज को अगर मैं पॉजिटिव मानूं, इसको अगर नेगेटिव मानूं, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव जीरो। तो टोटल करंट या एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल पे हमारी करंट कितनी हुई, जीरो हुई। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं थ्योरेटिकली तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ एवरेज वैल्यू हमारे ऑल्टरनेटिव करंट की क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन क्या इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ भी है? क्या मतलब मैं मैथमेटिकल तरीके से इसको प्रूफ कर सकता हूँ? तो यस, कर सकते हैं। तो क्या तरीका है हमारा, देखो बच्चों, एवरेज जब भी निकालना हो, ये आपका एफ टी फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन फंक्शन जिसका इफ एवरेज निकालना हो उसका इफ उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एवरेज के लिए। तो फॉर्मूला होता है 1/t आपका 0 to t लिमिट्स एफ टी डी टी। अब यहाँ पे हमारा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करेंट की। तो आई टी इसकी बात कर रहे हैं। और हमारा ऑल्टरनेटिंग करेंट की अगर हम बात करें, तो ऑल्टरनेटिंग करेंट का अभी हमने बताया था क्या इक्वेशन आई थी आपकी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब जनरेटर के बारे में, जनरेटर हम पढ़ रहे थे, जनरेटर में आपका ईएमएफ का फॉर्मूला आया था ई एम साइन ओमेगा टी या ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसमें अगर हम रेजिस्टेंस का डिवाइड करते थे तो ये आपकी करंट की इक्वेशन आती थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और साइन ओमेगा टी टर्म क्या है, जो आपका करंट की वैल्यू को मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम करता है। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, 1/t। अब इंटीग्रेशन कर लेंगे, आपका इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन आई नोट इसमें आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बताने वाली बात नहीं है। तो जिसके डी के बगल में क्या लिखा है, टी लिखा है, जिसके साथ डी के साथ जो लिखा होता है उसी टर्म का इंटीग्रेशन होता है। ये बच्चे सब जानते हैं, बायो वाले जो नहीं जानते हों वो भी जानते होंगे। तो यहाँ पे हम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये 0 से टी लिमिट। ओमेगा माइनस और ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, माइनस के आई नोट अपॉन टी ओमेगा, ये हो गया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी लिमिट टी से 0, यहाँ स्मॉल टी। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई नॉट अपॉन टी इंटू 2 पाई अपॉन टी, टी से टी कैंसल। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं, इंटू कैपिटल टी माइनस कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू 0, ये टी से टी कैंसल। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका आई नॉट अपॉन 2 पाई, ये कॉस 2 पाई 1 माइनस आपका 0 इंटू 2 पाई कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। तो देखा, जैसा कि बताया था कि आपका एवरेज वैल्यू जो है कंप्लीट साइकिल की, आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल पे एवरेज वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो ये हमने थ्योरेटिकली प्रूफ भी कर दिया इसको।
तो मेरे ख्याल से ये मेथड आपको सबको समझ में आया होगा, इजी मेथड है। एक तरीका और भी बुक में दिया हुआ है, चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी तरीका आसान है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू आई टी मान लेते हैं, Q इक्वल्स टू आई टी होता है फॉर्मूला आपका। और मान लेते हैं कि थोड़े टाइम के लिए करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल टाइम के लिए स्टेडी है, कांस्टेंट है, लेकिन आपकी आई की वैल्यू कांस्टेंट होती नहीं है। ऑल्टरनेटिंग मान लिया बहुत डी टी टाइम के लिए कांस्टेंट है, तो वहाँ से आपका Q इक्वल्स टू आई डी टी कर लेते हैं। ठीक है, फिर से आई का वैल्यू पुट किया, बाकी सब सेम होता है। तो आप चाहे जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका आपको समझ में आया तो इससे बेटर है, बुक वाले तरीके समझ में आया तो बुक से बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा अच्छे लगे आपको। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर सर इसका एवरेज वैल्यू अगर हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट की जीरो आती है, तो क्या जो पावर कंज्यूम होती है वो भी जीरो है? अरे पावर कंज्यूम होती तो बिल काहेगा देते हो? पावर कंज्यूम होती वो जीरो नहीं होती। ठीक है ना, पावर कंजप्शन हमारा जीरो नहीं होता। तो अगर यहाँ पे हाफ टाइम के लिए निकालना होता आपको, अगर यहाँ पे ऑल एवरेज वैल्यू को हाफ टाइम के लिए निकालना होता तो क्या करते हैं? तो यहाँ पे आप जो है T/2 की वैल्यू, टी की जगह T/2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो T/2 पुट करें तो क्या आंसर आएगा देखें जरा। तो यहाँ पे आई टी, ठीक है, आई टी इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन 2 पाई सॉरी, शुरुआत से ही रखना पड़ेगा, T/2 रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो से T/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अगर करना चाहें तो क्या करेंगे, देखो इसमें ये अपॉन का टू ऊपर, टू आई नॉट अपॉन टी, इसका आई नॉट बाहर आ गया, मैंने आपका आई नॉट अंदर लिख रखा है, आई नॉट बाहर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस से कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट लगा देंगे T/2 से ज़ीरो, ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस का टू आई नॉट अपॉन ओमेगा टी ओमेगा, कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू अब लिमिट T/2 माइनस जीरो, कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, देखो टू से टू गया, टी से टी गया, ये हो जाएगा आपका टू आई नॉट माइनस के अपॉन टी इंटू 2 पाई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस पाई, कॉस पाई होता है आपका -1 माइनस कॉस जीरो वन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के टू, ये वैल्यू क्या आ रही है देखो, ये वैल्यू आ रही है आई नॉट, टू से टू कट चुका है, अपॉन पाई, माइनस बाहर था तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस टू प्लस टू हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टू आई नॉट अपॉन पाई। तो अगर हम पूछें आई एवरेज की वैल्यू क्या है, तो आई एवरेज, आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो 2/पाई इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और 2/पाई की हमारी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो देखनी पड़ेगी एक बार, 0.637 कुछ होता है। यस,
ठीक है, हाफ साइकिल के लिए तो ये होता है आपका 0.637 ऑफ आई नॉट। ये है हमारा आई एवरेज या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों आपको। तो अब आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एवरेज वैल्यू हमारा हो चुका है, हम आते हैं आरएमएस वैल्यू पे। तो इसको मिटा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये था हमारा कि अगर फुल साइकिल पे हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू आपकी एवरेज वैल्यू जीरो है तो क्या पावर कंजप्शन भी जीरो है? नहीं है। अगर जीरो नहीं है तभी तो हम बिल दे रहे हैं। तो पावर कंजप्शन जीरो नहीं है, उसके लिए तो कोई थ्योरेटिकल प्रूफ है? बिल्कुल है। जैसे कि हम जानते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। सिंपल। अरे भाई जूल सीटिंग फैक्ट है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है तो क्या होगा? आई स्क्वायर आर का भी एवरेज निकालना होगा। क्या उसमें रेजिस्टेंस में एवरेज निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है। और इसमें ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब इस टर्म में आई नॉट माने मैक्सिमम करंट, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है तो वो भी बाहर। आई नॉट स्क्वायर आर को हमें निकालना क्या है, माने हमको किसकी एवरेज निकालना है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। माने अगर इस पूरी वैल्यू में ज़ीरो नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पावर कंजप्शन जो है ऑल्टरनेटिंग करंट में वो ज़ीरो नहीं है। क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक बार पॉजिटिव साइकिल में आती है, एक बार नेगेटिव साइकिल में आती है, चाहे वो कोई फ्रिक्वेंसी कोई भी हो। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो सवाल ये उठता है, एवरेज वैल्यू जीरो है तो क्या आपका कंजप्शन, जिसको हम बोल रहे हैं कंजप्शन जो हमारा है पावर कंजप्शन, वो तो ज़ीरो नहीं है। तो वो कितना है? तो वो हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं कितना है। देखो बच्चों, इसको सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर वाले टर्म को हम सेपरेटली फाइंड करते हैं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, देखो वही फंक्शन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ध्यान रहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये 1/t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी, और लिमिट हमारी 0 से t। ठीक है, ये हो जाएगा 1/t 2t, ये 2 मैंने बाहर ले लिया, इसको स्प्लिट करूँगा तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन करके दिखा देते हैं ऐसे, ये बड़ा ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t, लिमिट कैपिटल T से 0 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है?
cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन टी के साथ जो लिखा हुआ है अपॉन में 2 ओमेगा लिमिट 0 टू टी। ठीक है, क्लियर आ रहा है? चलिए इसके बाद मैं दूसरा मार्कर ले लूँ भाई, साथ नहीं आ रहा राइटिंग। हाँ जी, ये हो गया 1/2t। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बड़ा ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा है ना, 2 पाई अपॉन टी अपर लिमिट t माइनस साइन 0 0 अपॉन में है 2 ओमेगा। अब देखो जरा, ये हो गया आपका टी से टी कैंसल, ये हो गया साइन 4 पाई। ठीक है, अब जरा समझना इसको मैं ऊपर ले दे रहा हूँ, ऊपर नहीं, हाँ लिखा इस साइड लिख दे रहा हूँ, बच्चों जरा ध्यान देना सर। ये हो जाएगा आपका 1/2t, टी माइनस 0 से बचा टी माइनस बचा आपका साइन 4 पाई माइनस साइन 0 0 हो चुका था अपॉन 2 ओमेगा। अब जरा ध्यान देंगे बच्चों तो ये बात समझ में आएगी कि साइन पाई 2 पाई 4 पाई 3 पाई, जो साइन में पाई की कोई भी वैल्यू हो आपकी, वो हमेशा जीरो होती है। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू जीरो हो गई, पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या बचा टी, तो ये हो जाएगा आपका t/2t, तो t से t कैंसल 1/2। तो आंसर 1/2 आ रहा है लेकिन जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब पावर कंजप्शन हमारा जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये वैल्यू में अगर मैं यहाँ पे 1/2 जो आया है वो इधर पुट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी पक गई है, समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं ये देखो ये मिटा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर आर इंटू 1/2, ये मेरी एवरेज पावर आई है जो कि कंज्यूम होती है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं बात, ये एवरेज पावर आई है ये आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की है, तो इसको जो इसमें जो करंट यूज हो रही है, इस करंट को हम क्या बोलेंगे, इस करंट को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो उसके लिए क्या, उसको हम कैसे डिफाइन करें, उस कैसे वैल्यू निकालें, तो बताता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ, लिखे रहेंगे। देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बच्चों, वो वैल्यू डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू है जो किसी भी जो जब आपकी किसी भी सर्किट में फ्लो होती है रजिस्टर में से, तो उतना ही हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है जितना कि कोई आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट उतने टाइम के लिए फ्लो होगी तो करेगी। फिर समझ लो, ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू कि उतनी ही उसी डायरेक्ट करंट के उस वैल्यू के इक्वल होगी जो कि उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जब उसको सर्किट में सेम टाइम के लिए फ्लो कराया जाए। सपोज करो, इसको एग्जांपल के लिए आपको एक डायरेक्ट करंट दे दी जाए और उतने जिसमें जितना उतना ही सेम चार्ज है जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट के पास है, चार्ज तो सेम ही है। डायरेक्ट करंट में ये है कि उसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ऑल्टरनेटिंग में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो सेम चार्ज की डायरेक्ट करंट को मैंने फ्लो करवाया 4 सेकंड के लिए, तो उसने जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट किया सपोज 10 जूल। अब मैंने उसके बाद उतने ही चार्ज की ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराया, तो सेम हीटिंग इफेक्ट जब जनरेट हो रहा है तो कितना चार्ज की करंट आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुई, वो आपकी करंट जो होगी वो होगी आपकी आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट।
क्लियर, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर मैं जानना चाहूँ कि आपका RMS वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, तो क्या करेंगे हम, देखो ये आया आपका एवरेज पावर, ठीक है, और ये है आपकी आई नॉट माने मैक्सिमम करंट। तो मैंने मान लिया आई स्क्वायर RMS आर आई, ये हुई आपकी एक मिनट, इसको अलग, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब RMS वैल्यू के लिए जो पावर का फॉर्मूला होगा वो भी यही होगा, पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, DC करंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ने सेम पावर कंजप्शन किया है, सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, तो दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 की और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू सेम होगी। फिर समझ लो ये आपका आई स्क्वायर RMS आर जो पावर है आपका, एक मिनट, effective value of AC होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ तो बच्चों, क्योंकि बताया मैंने जैसे कि सेम हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, आपकी जो एवरेज पावर आपका हमने फाइंड किया, एवरेज पावर उसका ऑल्टरनेटिंग करंट का। अब मान लेते हैं कि कोई आपकी RMS वैल्यू ऑफ करंट है, वो भी RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट करंट, लेकिन डिफाइन आप उसको ऐसे करोगे डायरेक्ट करंट के अकॉर्डिंग। तो RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कोई है आपकी जो कि उतनी ही पावर कंज्यूम करती है, उतना ही हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है जितना कि आपकी ये एवरेज पावर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट करती है। तो ऐसे में अगर मुझे पता करना है RMS की वैल्यू, तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, दोनों पावर्स कंपेयर करूंगा, तो कितना आएगा, आई स्क्वायर RMS इंटू आर इक्वल्स टू आई, ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल होंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा आपका आई RMS इक्वल्स टू आई नोट अपॉन √2। तो 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, ये हो जाएगा आई नोट अपॉन 0.707 आई। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू की 0.707 टाइम्स होती है। ठीक है बच्चों, अब जो आपका AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली सर्किट जो होता है उसको हम स्टार्टिंग कल करेंगे। और इस चैप्टर में मेनली हम यही एनालाइज करने वाले हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम किसी रजिस्टर को दिए दें या कैपेसिटर को दें या इंडक्टर को दें, तो क्या क्या हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या हम करंट की वैल्यूज आ सकती हैं या EMF की वैल्यू आ सकती हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होंगे, इस चैप्टर में हमको यही एनालाइज करना है। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।